नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव का रुझान सामने आने के बाद बीजेपी के पाले में 3 राज्यों में पूर्ण बहुमत मिली है। इसका पूरा श्रेय उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को भी जाता है। जिस तरह से सीएम योगी ने स्टार प्रचारक की भूमिका में इन 3 राज्यों में लगातार सभाएं और रोड शो किए हैं, उससे इन राज्यों में बेशक जीत के रूप में फायदा देखने को मिला है। वहीं 3 राज्यों में मुंह के बल गिरी कांग्रेस को अब एक बार फिर से आत्मचिंतन करने की जरूरत है। इसी पे हमारे साथ ब्रिजेंद्र सिंह वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिनसे हम अपडेट लेने की कोशिश करते हैं। ब्रिजेंद्र, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी। ब्रिजेंद्र, इस बार चुनाव हुए हैं, 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं, उसमें से 4 की आज मतगणना हुई है और 3 राज्यों में भारी बहुमत से बीजेपी सरकार जो है जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। क्या कुछ फैक्टर हो सकता है? देखिए, इसमें कोई शक की बात नहीं। कई ऐसे फैक्टर्स हैं जो यानी कि बीजेपी के सपोर्ट में कई ऐसे फैक्टर्स हैं जो काफी हद तक इस पार्टी को दिया है फायदा। और चुनाव के नतीजों के रुझान फिलहाल जो दिखाई दे रहा है उसमें कोई शक की बात नहीं कि 3 राज्यों में पूर्ण बहुमत की तरफ पार्टी जा रही है। लेकिन इसमें कई फैक्टर्स है। इसमें एक बड़ा फैक्टर ये भी है कि यूपी के मुख्यमंत्री सीएम योगी की जो स्टार प्रचारक के तौर पर इन 3 राज्यों में उन्होंने जो बातें कही है और जिस तरह से रैलियां की है और एक माहौल बीजेपी के पक्ष में जो बनाया है उसकी भी भूमिका बेहद अहम रही है। और पहले मैं बात करूं, बताया जा रहा है कि करीब 65 से ज्यादा रैलियां इन विधानसभा जो चुनाव हुए हैं और जिन 5 स्टेट्स हुए हैं वहां पर सीएम योगी ने की है। और खासतौर पर बताऊं कि मध्य प्रदेश और राजस्थान की जहां तक बात है, राजस्थान में कई ऐसे क्षेत्र में है, कई ऐसे विधानसभा क्षेत्र है जहां पर सीएम योगी ने जो रैलियां की हैं और उन रैलियों में जो बातें कही है वो जाहिर तौर पर आवाम के एक मन में एक गहरी पैठ बनाई है और गहरा विश्वास बीजेपी और उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं और बीजेपी की नीतियों के सपोर्ट में आया है। मैं एक बात का करूंगा जिक्र कि सीएम योगी ने तिजारा जो एक विधानसभा क्षेत्र है वहां पर जो इन्होंने रैलियां की हैं उन रैली में सीएम योगी ने साफ तौर पर कहा कि हम तालिबानी मानसिकता को खत्म करेंगे। तो जाहिर तौर पर इशारा यही था कि चूंकि हाल के दिनों में राजस्थान में खासतौर पर कहा जाए कि लॉ एंड ऑर्डर की जो व्यवस्था है वो काफी चरमराई है और काफी हद तक खराब हुई है। इस पर करारा प्रहार किया था सीएम ने और योगी ने साफ तौर पर कहा कि हम तालिबानी मानसिकता तो खत्म करेंगे ही हैं और साथ ही साथ अगर बीजेपी सत्ता में आती है राजस्थान में तो बहनों और बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित कराएगी वहां की गवर्नमेंट। तो ये एक बड़ी बात रही क्योंकि हाल के दिनों में कई ऐसे वाकयात आए हैं जब महिलाओं, बहनों और बेटियों के खिलाफ काफी ऐसे अत्याचार हुए हैं। तो इन सब को देखते हुए कहा जा सकता है कि सीएम योगी की जो रैली राजस्थान में कई जगह हुई है वो काफी असरदार रही है। वही बात मैं मध्य प्रदेश की कहूंगा। मध्य प्रदेश में भी योगी की रैलियां काफी असरदार रही है और उन्होंने जिस तरह से शिवराज सरकार की जो उपलब्धियों को तो गिराए ही और साथ ही एक दो जो बड़ी बातें कही उनमें पहली बात ये रही कि बीमारू स्टेट यानी कि मध्य प्रदेश शुरुआती दौर से ही एक बीमारू स्टेट्स के तौर पर जाना जाता है। लेकिन जब से उन्होंने कहा यानी कि सीएम योगी ने अपने रैलियों में इस बात का जिक्र किया कि जब से शिवराज सरकार आई है और उन्होंने इस तरह के विकास के कार्य किए हैं ताकि अब मध्य प्रदेश बीमारू स्टेट्स का जो एक टैग लगा हुआ था उस पूरी तरह से टैग से बाहर हुआ है। और यही नहीं, ये भी कहा कि मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार की वजह से ही बहनों और बेटियां सुरक्षित भी हैं और वहां बहनों और बेटियों के लिए काफी कुछ कल्याण की यानी कि वेलफेयर स्कीम्स जो लाए हैं गवर्नमेंट ने उससे काफी उनको फायदा हुआ है। तो जाहिर तौर पर ये एक बड़ी बात रही है। और यही नहीं कि एक स्टार प्रचारक के तौर पर सीएम योगी की और अन्य स्टेट्स में भी, यहाँ तक कि मिजोरम में, तेलंगाना में वहां चुनाव हुए, वहां भी एक बड़ी कहा जाए कि रोड रहा है। और शुरू से ही यानी कि जब से चुनाव प्रचार शुरू हुआ कह सकते हैं कि सीएम योगी एक ही स्टार प्रचारक के तौर पर बड़ी डिमांड रही है। और खासतौर पर 3 जो राज्य में जिस तरह से बीजेपी पूरी तरह से बढ़त लिए हुए है और माना जा रहा है कि इन तीनों में बीजेपी की सरकार बनती साफ तौर पर दिखाई दे रही है। तो ऐसे में सीएम योगी की प्रचार की सराहना की जानी चाहिए
चाहिए और सीएम योगी की जो प्रचार प्रसार इन तीनों स्टेट्स में रहे हैं उनकी भी काफी भूमिका जीत में जरूर रहेगी। जी ब्रजेंद्र, सीएम योगी जो हैं उनका प्रचार प्रसार का जो योगदान रहा है इस बार, वो स्टार रहे हैं इस बार सभी चुनाव में, और उसका नतीजा हम देख सकते हैं कि 3 जो राज्य हैं उसमें चुनाव में बीजेपी बहुमत से आगे आ रही है। अगर बात करें छत्तीसगढ़ की तो इस बार आश्चर्यजनक जो चुनाव के नतीजे हैं वो आए हैं। बीजेपी जो है खासा बहुमत से आगे बढ़ रही है, इस पर क्या कुछ आपका जो है टिप्पणी है? देखिए, बीजेपी की जीत की 3 वजह बताई जा रही है। एक तो वजह यह है कि खासतौर पर कहा जाए कि 3 स्टेट्स यानी कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और यहाँ पर जिस तरह से और छत्तीसगढ़, ये तीनों स्टेट्स में जिस तरह से बीजेपी आज जो चुनाव ने नतीजे फिलहाल दिखाई दे रहे हैं उसमें पूरी तरह से बढ़त बनाए हुए है और पूरी संभावना भी है, उम्मीद भी है कि बीजेपी गवर्नमेंट तीनों स्टेट्स में गवर्नमेंट बना लेगी। तो ऐसे में दो तीन जो अहम और यानी कि सीएम योगी के चुनाव प्रचार से हटकर अगर माना जाए तो 3 चीज रही है। एक तो महिलाओं के कल्याण के लिए यानी कि जो बीजेपी की वेलफेयर स्कीम्स रही है खासतौर पर महिलाओं के लिए वो बेहद अहम रही है, जिसमें गैस योजना और ये है। और उसके अलावा प्रो किसान यानी कि प्रो फार्मर्स जो स्कीम बीजेपी ने लाए हैं और बीजेपी ने ये जता दिया है कि वो किसानों के हित में है और हर तरह से किसानों के फायदे के लिए काम करेगी। तो ये बात दूसरी बात हुई। और तीसरी बात एक गुड गवर्नेंस यानी कि बीजेपी की छवि हर राज्य में, केंद्र में भी यही बननी है और पूरे आवाम में यानी कि कहा जाए कि भारत के जो मासेस में एक संदेश और संकेत यही गया है कि बीजेपी की जो छवि है एक गुड गवर्नेंस के तौर पर है और यहाँ अच्छी और स्वच्छ सरकार चलाने की है। तो जाहिर तौर पर ये तीनों फैक्टर्स बेहद कहा जाए कि बेहद अहम तौर पर काम किया है और खासतौर पर माना जा रहा है कि इस चुनाव में महिलाओं की भागीदारी बेहद अहम रही है और महिला ही वोटर्स ही इस पूरी तरह से एक ट्रम्प कार्ड के तौर पर बीजेपी के सपोर्ट में ये कहा जाए कि एक चुनाव के जो नतीजे दिखाई दे रहे हैं उसमें जो सामने आ रहा है, क्योंकि महिलाओं के स्कीम्स के यानी कि महिलाओं के वेलफेयर स्कीम्स जिस तरह से बीजेपी ने हर राज्य में लाया है और पूरी तरह से प्रोएक्टिव तौर पर चाहा है कि हर महिलाओं तक ये स्कीम्स जाए, तो इस लिहाज से भी एक बड़ी दे रही है और गुड गवर्नेंस तो रहा ही है। और खासतौर पर कहा जाए कि युवाओं को भी काफी हद तक बीजेपी ने रिझाया है, लेकिन माना जा रहा है कि 2024 के जो लोकसभा चुनाव होंगे उस दौरान युवाओं को लेकर खासतौर पर कुछ और भी बड़ी स्कीम्स शायद केंद्र की सरकार और बीजेपी गवर्नमेंट लाएगी। तो जहां पर कई ऐसे फैक्टर्स हैं जो बीजेपी को और पार्टी यानी कि कांग्रेस और अन्य पार्टियों की कंपैरेटिवली काफी एज दे रहे हैं और ये चुनाव नतीजों में जो आज आ रहे हैं उसमें साफ तौर पर दिखाई भी दे रहा है। जी ब्रजेंद्र, जैसा कि आपने बताया महिला का इस बार खासा योगदान रहा है। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो महिलाओं इस बार ज्यादा उमड़ कर ज्यादा अपने नंबरों में आकर बाहर वोट्स दिए हैं, जिसकी वजह से जिसके नतीजे जो है मध्य प्रदेश के चुनाव में इस बार देखे गए हैं। अगर बात करें लोकसभा चुनाव की तो आगामी लोकसभा चुनाव में इस बार विधानसभा चुनाव इसके क्या कुछ असर करने वाले हैं ब्रजेंद्र? देखिए बताइए जरा कि देखिए मान के चल रहा हूँ कि 3 जो स्टेट्स हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, यहाँ तो बीजेपी ने पैठ बना ही ली है और पूरी उम्मीद है कि इन तीनों स्टेट्स में बीजेपी गवर्नमेंट बना लेगी, फॉर्म करेगी। लेकिन जहां तक कहा जाए कि साउथ में बीजेपी का कोई स्टेट नहीं है जहां पर बीजेपी की मौजूदा हाल में कोई गवर्नमेंट है। तो माना जा रहा है कि 2024 के चुनाव के कहा जाए कि एक पृष्ठभूमि तैयार कर रही है साउथ में। तेलंगाना में जिस तरह से सीएम योगी भी गए, पीएम भी गए और जिस तरह से और भी बड़े बड़े नेताओं ने इस पूरे क्षेत्र में यानी कि तेलंगाना में जिस तरह से बड़ी रैलियां की उसका फायदा शायद थोड़ा बहुत मिला है। बीजेपी को 2018 के चुनाव में सिर्फ दो सीट्स थे, तो शायद 9 या 11 सीट्स मिलेंगे। में थे तेलंगाना में, इस बार जो है बढ़ोतरी करके अभी फिलहाल तक पूरे नतीजे नहीं आए हैं, लेकिन 8 सीटें बीजेपी को मिली है, जो कि देखा जाए एक तरफ से तो ये खासा बढ़ोतरी मिली है बीजेपी को तेलंगाना में इस बार। देखिए जाहिर तौर पर माना जा रहा है कि बीजेपी तेलंगाना में इस लिहाज से चुनाव प्रचार भी किया है और काफी हद तक जोर भी लगा है। सीएम भी गए हैं और यहाँ तक पीएम भी वहां गए हैं और बड़ी रैलियां की है। लेकिन माना जा रहा था शुरुआती दौर से कि बीजेपी की सीट में तो बढ़ोतरी होगी, लेकिन उससे बहुत ज्यादा कोई सीट्स में नहीं होगा फायदा। लेकिन
ऐसे माना जा रहा है कि 2024 के जो लोकसभा चुनाव होंगे उसकी पृष्ठभूमि साउथ में एक तरह से बीजेपी ने तैयार की है। और इस समय तेलंगाना में जो पीएम की रैली रही है और सीएम योगी की भी रैलियां रही है, उसका फायदा आने वाले 2024 के चुनाव में जरूर खासतौर पर दिखाई देगा। जी ब्रजेंद्र, अगर बात कर लें अब राजस्थान की, तो राजस्थान में भी बीजेपी जो है इस बार छक्का मारती दिखाई दे रही है, लेकिन अभी तक किसी ने भी, जो केंद्र सरकार है वो उतरी है फ्लोर पर और उन्होंने खासा प्रचार किया है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार इस बार चुनाव में रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी भी सीएम फेस का जो है आगे अपील नहीं की गई है। आगे जो है अभी तक वो नहीं खोला गया है कि कौन जो है सीएम राजस्थान में होने वाला है। इस पर आपको क्या लगता है ब्रजेंद्र की कौन सीएम इस बार बन सकता है राजस्थान में चुनाव जीतने पर? देखिए, जहां तक राजस्थान की बात है, इसमें कोई ऐसा की बात नहीं। शुरुआती दौर से ही कहा जाएगा तो जो बीजेपी की तरफ से कोई अपने पत्ते नहीं खोले गए थे और इस तरह की एक कहा जाए कि एक रहस्य बनाया हुआ था कि सीएम कैंडिडेट कौन होगा। लेकिन 2 दिन पहले जिस तरह से बताया जा रहा है कि वसुंधरा राजे ने आरएसएस के चीफ से मुलाकात की है, तो ऐसे में माना जा रहा है कहीं ये सब फिट बैठे। लेकिन अब अभी तक इसमें शक की बात नहीं कि कोई भी केंद्र की तरफ से इस तरह से कोई भी संकेत नहीं दिए गए हैं कि वाकई इस स्टेट में सीएम किसे बनाया जाएगा। वैसे कई नाम है, लेकिन अभी तक किसी नाम पर मुहर भी नहीं लगाई गई है और ना ही किसी नाम पर अभी तक बीजेपी के शीर्ष नेताओं ने टिप्पणी भी की है, बात भी की है। लेकिन माना जा रहा है कि कहीं दोबारा वसुंधरा राजे को कमान दिया जा सकता है। जी, बात कर लें अगर छत्तीसगढ़ के इस बार, तो छत्तीसगढ़ में जो है चुनाव से पहले एक बहुत बड़ा घोटाला जो है इसका खुलासा किया गया था। क्या ये बीजेपी की रणनीति मानी जा सकती है ब्रजेंद्र? देखिए, छत्तीसगढ़ में एक बताया जा रहा कि शुरुआती दौर से ही माना जा रहा था कि बीजेपी थोड़ा एज लेगी, लेकिन अब जो चुनाव के जो नतीजे आ रहे हैं, जो रुझान दिखाई दे रहे हैं, उसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि छत्तीसगढ़ में भी शायद बीजेपी कहीं गवर्नमेंट फॉर्म करे। तो ऐसे में वहां सीएम तो रमन सिंह रहेंगे, लेकिन इससे पहले जो बघेल की जो गवर्नमेंट है उस पर कई ऐसे करप्शन के चार्जेस रहे हैं, जो स्कैम्स रहे हैं, उनको भी उजागर तो किया ही है। और दूसरी जो सबसे अहम बात यह है कि ट्राइबल बेल्ट, यानी कि छत्तीसगढ़ की जो ट्राइबल बेल्ट है, जो कि आदिवासी क्षेत्र है, वहां पर बीजेपी पहले के मुकाबले में बहुत ज्यादा पैठ बनाई है और वहां बहुत हद तक कहा जाए कि ग्राउंड लेवल पर काम भी किया गया है। और इसका साफ तौर पर चुनाव के जो रिजल्ट और जो रुझान दिखाई दे रहे हैं, उसमें ये बात साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि छत्तीसगढ़ के खासतौर पर जो ट्राइबल क्षेत्र है वहां पर बीजेपी काफी हद तक पैठ बनाई है और बढ़त भी बनाई हुई है। और जो शहरी क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र है, वहां तो है ही। तो जाहिर तौर पर हर तरह से एक गुड गवर्नेंस, महिलाओं के लिए कल्याण की योजना है और तीसरी सबसे जो अहम बात आता है कि युवाओं को रिझाने की भी कवायद। ये तीनों जो बीजेपी की तरफ से जो स्टैंड लिए गए हैं और जो काम किए गए हैं और जिस तरह का प्रोजेक्शन किया गया है, ये खासतौर पर बीजेपी के सपोर्ट में आया है। और यही वजह है कि जो 3 स्टेट्स जो खासतौर पर कहा जाए कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, इन तीनों में बीजेपी बढ़त बनाए हुए है और सरकार बनाने की ओर बढ़ रही है। जी ब्रजेंद्र, बहुत धन्यवाद आपका हमें और हमारे दर्शकों को अपडेट देने के लिए। इस बार केंद्र सरकार के साथ साथ योगी आदित्यनाथ का भी बहुत बड़ा फैक्टर रहा है। प्रचार प्रसार उन्होंने किया है और उसका नतीजा जो है खासा चुनाव में इस बार देखा जा सकता है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे खबरों में। इस बार भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती जो है बड़ी धूमधाम से मनाई गई है लखनऊ में। और आपको बता दें कि लखनऊ में हर बार भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती बनाई जाती है। वहीं प्रसाद की जयंती सीएम योगी ने इस बार माल्यार्पण किया है इस जयंती में और उनको कार्यों को भी उन्होंने याद किया है। सीएम योगी ने इस अवसर पर माल्यार्पण किया। आपको बता दें कि जयंती के मौके पर भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती रही, जिस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। उन्होंने माल्यार्पण किया है और उन्होंने उनके कार्य को याद करके उन्हें श्रद्धांजलि भी दी है। भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती रही, जिस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की और शिरकत करते हुए उन्होंने
उनके कार्यों को याद किया और उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। आज देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की पावन जयंती है। इस अवसर पर उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए मैं प्रदेशवासियों की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में चले आजादी के आंदोलन में गांधी जी के एक अनुयायी के रूप में पूरे आंदोलन को उन्होंने पग पग पर नेतृत्व प्रदान किया। स्वतंत्र भारत के लिए जब संविधान निर्माण का कार्य होना था तो भारत माता के इसी सपूत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की अध्यक्षता में ही भारत के संविधान निर्माण की कार्रवाई प्रारंभ हुई और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को यह अपना संविधान बनाने का अवसर प्राप्त हुआ। वे देश की आजादी की लड़ाई के अग्रिम योद्धा तो थे ही, स्वतंत्र भारत की व्यवस्था कैसे होनी चाहिए इसके लिए भी उनके द्वारा जो प्रयास प्रारंभ किए गए थे वे आज भी स्मरणीय हैं। खासतौर पर तत्कालीन सरकार के विरोध के बावजूद सोमनाथ मंदिर के पुनरुद्धार कार्यक्रम में उनका भाग लेना, प्रयागराज कुंभ जैसे उनके हृदय में बसता था। आज भी हम जब प्रयागराज में जाते हैं तो प्रयागराज में किले में राष्ट्रपति का सूट भी है। वहां जाएंगे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की स्मृतियां हम सबके सामने बरबस आ पड़ती हैं। तो स्क्रीन पर आप अभी सुन रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जिन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती पर भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की, उन्हें माल्यार्पण किया और उनके कार्यों को याद किया। चलिए आगे बढ़ेंगे अब खबरों में। लखनऊ विश्व दिव्यांग दिवस पर आयोजन कृत्रिम अंग उपकरण वितरण कार्यक्रम हुआ है और जिसमें मुख्यमंत्री योगी ने संबोधित किया है। इसी क्रम में स्पर्श राजकीय दृष्टिबाधित बालक इंटर कॉलेज मेरठ श्री सौरभ कुमार 85.66%। इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्र स्पर्श राजकीय दृष्टिबाधित बालक इंटर कॉलेज बांदा श्री अखिलेश कुमार 86%। स्पर्श राजकीय दृष्टिबाधित बालक इंटर कॉलेज बांदा श्री अनिल कुमार 85.40। आप इधर आ जाइए, बाद में बात कर लीजिए। आप इधर बैठिए, वहाँ मत बैठिए, उनको खाना उधर बैठाइए, वहाँ उस साइड में वो जो खाली है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय तथा अतिथिगण महोदय, आपके पुरस्कार वितरण हेतु सविनय आभार, धन्यवाद। खुद से भी मैं आजाद हूँ, मैं उड़ान के भी बाग हूँ, जुनून से लिए एक नहीं हजार हूँ, धूप में बरसे जो
वो बादलों की बौछार हूँ, आसमान में तारा, धरती पर चट्टान हूँ, अर्जुन का तीर भी और कर्ण का दान हूँ, खुद से भी आजाद हूँ, मैं उड़ान के भी बाद हूँ, शोलों में भड़की आग हूँ, हर गीत का मैं राग हूँ, गुलाल में मैं लाल हूँ, जो भड़के तो बवाल हूँ, भीड़ में भी मैं मिसाल हूँ, बिना जवाब का सवाल हूँ, गंगा की ठंडक सी और सूर्य का मैं ताप हूँ, खुद से मैं आजाद हूँ, मैं उड़ान के भी बाद हूँ, मैं उड़ान के भी बाद हूँ। जी हाँ, किसी भी परिचय के मोहताज नहीं हमारे प्रदेश के यशस्वी कर्मठ माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, श्रीमन आपके आशीर्वचन हेतु आपको आमंत्रित करना चाहूंगी। विश्व दिव्यांग दिवस पर कार्यक्रम आयोजन किया गया था, जिसमें कृत्रिम अंग वितरण किए गए और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी को संबोधित किया। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से चयनित 242 सहायक बोरिंग टेक्नीशियन के नियुक्ति पत्र वितरित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में संबोधन करने के साथ क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको भी सुनाते हैं। दुर्गा शंकर मिश्र जी, प्रमुख सचिव नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति श्री अनुराग श्रीवास्तव जी, विभाग के सभी अधिकारीगण, नवचयनित सहायक बोरिंग टेक्नीशियन और उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, आज देश के प्रथम राष्ट्रपति और भारत की संविधान निर्माण समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की पावन जयंती भी है और इस अवसर पर आप सबको ये नियुक्ति पत्र वितरण हो रहा है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की स्मृतियों को नमन करते हुए आप सभी को मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी उत्तर प्रदेश शासन के एक पार्ट बनने जा रहे हैं। एक महत्वपूर्ण दायित्व आपके ऊपर आने जा रहा है। बोरिंग टेक्नीशियन के रूप में कार्य करने की। जैसे कि आप सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश प्रकृति और परमात्मा का सीम कृपा वाला प्रदेश है। अत्यंत उर्वरा राज्य है, इसलिए क्योंकि पर्याप्त जल संसाधन हमारे पास प्रदेश के अंदर मौजूद है और इस पर्याप्त जल संसाधन के पीछे का जो कारण है वह हमारे पास ग्राउंड वाटर भी है, भूजल भी हमारे पास मौजूद है और सरफेस वाटर भी है, यानी सदाबहार जो नदियां हैं, सदा नीरा नदियां भी हमारे सामने मौजूद हैं। तो स्वाभाविक रूप से नदियों का जो ये प्रवाह है या भूगर्भीय जल हमारे पास जो प्रचुर मात्रा में मौजूद है, इसने उत्तर प्रदेश की धरा को देश और दुनिया की सबसे उर्वरा भूमि के रूप में स्थापित करने में अपनी मदद की है और उसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश कि जब हम सिंचाई की बात करते हैं तो सिंचाई की आपूर्ति की दृष्टि से अगर आप उत्तर प्रदेश के अंदर देखेंगे तो उत्तर प्रदेश के अंदर 70% सिंचाई जो हमारी होती है वह ग्राउंड वाटर से होती है, भूजल से होती है। शेष अन्य जो सिंचाई होती है वह 30% सिंचाई के लिए हम लोगों ने नहरें बिछाई हैं, गोल बिछाई हैं, अन्य चीजें हैं, उनकी व्यवस्थाएं की गई हैं। पेयजल में 80% आबादी ऐसी है जिसको हम भूगर्भीय जल से ही ट्यूबवेल से जल की आपूर्ति करते हैं और उत्तर प्रदेश अब तो औद्योगिकीकरण के एक नए युग में प्रवेश कर रहा है।
लेकिन जब उत्तर प्रदेश के अंदर उद्योग कम थे तब भी और आज भी उद्योगों में जो जल की आपूर्ति होती है या जो लोग जल खर्च करते हैं उसका 85% भूगर्भीय जल ही होता है। आप इसके महत्व को समझ सकते हैं कि प्रकृति के द्वारा, परमात्मा के द्वारा कितनी अमूल्य निधि हमें दी गई है। अब इसकी स्थिति हमारे पास वही है कि विरासत में हमें समृद्ध जल संपदा मिली, लेकिन इसके संरक्षण का दायित्व भी हमारा होना चाहिए। जैसे बैंक है और बैंक में हम केवल निकालते जाएं और जमा नहीं करेंगे तो खजाना खाली हो जाएगा। आज जो सबसे उर्वरा भूमि है, अगर उसके लिए कृषि के लिए सिंचाई न हो, पशुधन के लिए पेयजल की व्यवस्था न हो, मनुष्यों की आबादी के लिए पेयजल की सुविधा न हो, वीरान हो जाएगा, जंगल हो, यानी एकदम बंजर जैसा हो जाएगा। हमें एक और पेयजल के लिए, सिंचाई के लिए, उद्योगों के लिए जल की आपूर्ति करनी है, लेकिन साथ साथ एक एक बूंद पानी की, चाहे वह वर्षा का पानी हो, चाहे वह उपयोग होने वाले पानी के एक एक बूंद का उपयोग करते हुए उसका संरक्षण भी करना, उसका उचित नियोजन भी करना, ये दोनों कार्य आपके होने चाहिए और आपके माध्यम से इसकी उचित ट्रेनिंग होनी चाहिए। इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने अनेक अभियान प्रारंभ किए। अटल भूजल योजना प्रदेश के अंदर उसी प्रकार की एक योजना है। चेक डैम का निर्माण भी करना। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में हमारे साथ बस इतना ही। मनाया शर्मा अब आपसे लोगे विदा। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।